हेलो स्टूडेंट, डिफरेंट पैरामीटर्स के बेसिस पर हमारे पास 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम है। क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल एंड ट्राइगोनल और रोम्बोहेड्रल। किसी भी क्रिस्टल लैटिस का जो फॉर्मेशन होता है ये 3D अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बेसिस पर होता है। ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को जब आपस में कनेक्ट किया जाता है तो इनके कनेक्शन से एक यूनिट सेल का फॉर्मेशन होता है। यूनिट सेल किसी भी क्रिस्टल लैटिस की वो स्मॉलर यूनिट होती है जो कि इंटायर क्रिस्टल लैटिस को रिप्रेजेंट करती है। या हम ऐसे भी कह सकते हैं किसी भी क्रिस्टल लैटिस का जो फॉर्मेशन होता है वो रिपीटेशन ऑफ यूनिट सेल के बेसिस पर होता है। किसी भी यूनिट सेल में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल की जो पोजीशन होती है उस पोजीशन के बेसिस पर हमारे पास डिफरेंट टाइप के यूनिट सेल हो सकते हैं। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ यूनिट सेल ऑन द बेसिस ऑफ constituent particle or position of constituent particle in unit cell। पोजीशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के बेसिस पर हमारे पास 2 टाइप के पॉसिबल स्ट्रक्चर हो सकते हैं। एक है सिंपल और प्रिमिटिव स्ट्रक्चर, सेकेंड है सेंटर्ड स्ट्रक्चर। आइए सबसे पहले सिंपल प्रिमिटिव स्ट्रक्चर को देखते हैं। सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल। सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल में ईच जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है वो कॉर्नर्स पर प्रेजेंट होता है। यहाँ पे किसी भी यूनिट सेल में अगर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल केवल कॉर्नर पर प्रेजेंट है तो वो सिंपल प्रिमिटिव यूनिट सेल होगा। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट ओनली एट कॉर्नर। नेक्स्ट जो हमारा यूनिट सेल है वो है सेंटर्ड यूनिट सेल। सेंटर्ड यूनिट सेल के केस में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कॉर्नर के अलावा बॉडी के किसी भी पार्ट में प्रेजेंट हो सकता है। आइए देखते हैं। प्रिमिटिव यूनिट सेल के केस में हमने देखा था कि सभी जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल थे वो ईच कॉर्नर पे प्रेजेंट थे। अगर कॉर्नर पे केवल कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं तो वो सिंपल प्रिमिटिव यूनिट सेल होगा। बट अगर वो कॉर्नर के अलावा बॉडी के किसी भी पार्ट में प्रेजेंट होगा तो उसे हम सेंटर्ड यूनिट सेल के फॉर्म में कंसीडर करते हैं। ये इन एजेस पे भी प्रेजेंट हो सकता है, फेसेस पे भी प्रेजेंट हो सकता है और बॉडी के अंदर भी प्रेजेंट हो सकता है। मीन्स इस बॉक्स के अंदर भी प्रेजेंट हो सकता है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल की पोजीशन क्या है इसके बेसिस पर सेंटर्ड यूनिट सेल को क्लासिफाई किया गया अप टू 4 टाइप से। फर्स्ट टाइप ऑफ यूनिट सेल है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल के केस में ईच जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होगा वो सभी 6 फेस पे प्रेजेंट होगा। कुछ इस तरीके से ये हमारा प्रिमिटिव यूनिट सेल है। प्रिमिटिव यूनिट सेल के केस में ईच जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल था वो ईच कॉर्नर पे था। पर हम क्या देख रहे हैं फेस सेंटर्ड यूनिट सेल
फेस सेंटर्ड यूनिट सेल के केस में ईच जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होगा वो ईच कॉर्नर पर प्रेजेंट होगा। कॉर्नर के अलावा ये बॉडी के ईच फेस पे भी प्रेजेंट होगा। कंसीडर करते हैं ये एक यूनिट सेल है। क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर जो फेसेस होती है वो 6 फेस होती है, 1, 2 एंड 4 साइड में है। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल के केस में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो सभी 8 कॉर्नर पे प्रेजेंट होगा। मीन्स ये सभी 8 कॉर्नर पे तो प्रेजेंट है। कॉर्नर के अलावा वो यूनिट सेल के ईच फेस पे भी प्रेजेंट होगा। इस फेस में भी होगा, इस फेस में भी होगा और इसी तरीके से इन चारों साइड की फेसेस पे भी वो प्रेजेंट होगा। तो अगर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल यूनिट सेल में कॉर्नर के अलावा इन 6 फेसेस पे भी प्रेजेंट है, एक ये फेस है, सेकेंड ये फेस है, थर्ड फेस, फोर्थ फेस। अब 5th एंड 6th फेस को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो यहाँ पे ये जो स्क्वायर टाइप एक स्ट्रक्चर दिख रहा है वो हमारे फ्रंट फेस के लिए हो गया और ये बैक फेस के लिए हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल यहाँ पे कितने हैं? 6 फेसेस थी। तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल भी कितने प्रेजेंट है? सभी 6 फेस पे। तो फेस सेंटर्ड के केस में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो कॉर्नर के अलावा बॉडी के ईच फेस में भी प्रेजेंट होते हैं। ईच फेस ऑफ यूनिट सेल। नेक्स्ट जो हमारा यूनिट सेल है वो है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल के केस में ईच जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो ईच कॉर्नर पे प्रेजेंट है। मीन्स ये सभी कॉर्नर पे हैं। कॉर्नर के अलावा ये सेंटर ऑफ बॉडी में भी प्रेजेंट होंगे। मीन्स बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल के केस में सभी जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं वो ईच कॉर्नर पर है। कॉर्नर के अलावा सेंटर ऑफ द बॉडी मीन्स बॉडी के अंदर है। अगर ये हम एक यूनिट सेल के फॉर्म में कंसीडर करते हैं तो बॉडी सेंटर्ड का मतलब है ईच जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो सभी ईच कॉर्नर पे प्रेजेंट है। कॉर्नर के अलावा ये बॉडी के अंदर भी प्रेजेंट है। तो अगर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ईच कॉर्नर के अलावा बॉडी के अंदर प्रेजेंट है तो वो होगा बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। मीन्स बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल के केस में ईच जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो कॉर्नर पे प्रेजेंट होंगे। कॉर्नर के अलावा ये बॉडी ऑफ द बॉडी सेंटर ऑफ यूनिट सेल मीन्स बॉडी के सेंटर में बॉडी के अंदर भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट होगा। थर्ड हमारा जो यूनिट सेल है वो है एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। एंड सेंटर्ड यूनिट सेल के केस में ईच जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो कॉर्नर पे होंगे। मीन्स सभी जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो कॉर्नर पे हैं। कॉर्नर के अलावा ये 2 अपोजिट साइड्स ऑफ बॉडी में भी प्रेजेंट होंगे। ये हमारे 6 फेस है, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। एंड सेंटर्ड के केस में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे वो 2 अपोजिट एंड्स यानी 2 अपोजिट साइड्स में होंगे।
मीन्स अगर ये एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इस फेस पे, तो इसका अपोजिट फेस क्या है, ये होगा। तो यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो टू अपोजिट साइड पे या टू अपोजिट फेसेस पे प्रेजेंट है। अगर एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल यहाँ है तो इसका जो अपोजिट फेस है वो ये है, तो नेक्स्ट जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होगा वो इस फेस पे प्रेजेंट होगा। अगर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल यहाँ है तो इसका जो अपोजिट फेस है वो यहाँ है, तो ये इस फेस पे प्रेजेंट होगा। एंड सेंटर्ड के केस में क्लियरली एक चीज समझ लीजिए कि केवल टू अपोजिट फेसेस या टू अपोजिट साइड्स में ही केवल यूनिट सेल में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट होंगे, सभी फेसेस पे प्रेजेंट नहीं होंगे कि सभी ईच अपोजिट फेसेस पे प्रेजेंट होंगे। यहाँ पे जो यूनिट सेल में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट है वो केवल कॉर्नर के अलावा टू अपोजिट फेस पे प्रेजेंट होंगे। मीन्स एन सेंटर्ड यूनिट सेल के केस में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं वो कॉर्नर प्लस टू अपोजिट फेस ऑफ यूनिट सेल। अगर कॉर्नर के अलावा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल टू अपोजिट फेसेस पे हैं तो वो एंड सेंटर्ड यूनिट सेल होगा। नेक्स्ट जो यूनिट सेल है वो है एज सेंटर्ड यूनिट सेल। एज सेंटर्ड के केस में हमारा जो यूनिट सेल है उसमें प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल सभी ईच कॉर्नर पे हैं। कॉर्नर के अलावा ये एज ऑफ द बॉडी में भी प्रेजेंट है। एजेस क्या होती हैं, जहां पे दो फेसेस इंटरसेक्ट करती हैं। जैसे कि ये एक यूनिट सेल है तो यहाँ पे एज क्या होगी, ये एक फेस है, सेकेंड ये फेस है, तो ये दोनों फेसेस इस पॉइंट पे क्या कर रही है, मीट कर रही हैं या एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। दोनों यहाँ पे क्या होंगी, मिल रही हैं, तो ये क्या होगा, एज होगा यूनिट सेल का। यहाँ पे देखें तो ये क्या है, एक ये फेस है, दूसरी ये फेस है, तो ये जो पॉइंट है ये पॉइंट ही क्या कहलाएगा, ये एज ऑफ यूनिट सेल कहलाएगा। तो किसी भी यूनिट सेल में जहां पे भी दो फेसेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं वो एज ऑफ द यूनिट सेल होता है। तो एज सेंटर्ड यूनिट सेल के केस में ईच जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो कॉर्नर के अलावा एज ऑफ द बॉडी में भी प्रेजेंट होगा। तो एजेस कितनी है हमारे पास, एजेस हमारे पास 12 है, 12 एजेस है। कैसे 12 एजेस है, 4 ये एजेस है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ईच एज पे दो फेसेस है इंटरसेक्ट करती हुई, एक ये है, सेकेंड ये और ये है, थर्ड ये इधर इधर, और फोर्थ ये सेम इसी तरीके से ये भी एक एज है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी दो फेसेस इंटरसेक्ट कर रही हैं, सेम यहाँ पे भी दो फेसेस इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो टोटल कितनी हुई, 4 ये हो गई, 4 ये हो गई और 4 ये हो गई। तो टोटल हमारे पास 12 एजेस होते हैं। इन 12 एजेस पे अगर कोई कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट है तो वो यूनिट सेल एज सेंटर्ड यूनिट सेल होगा। मीन्स ईच जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल वो उस यूनिट सेल की ईच एज पे प्रेजेंट होगा। एजेस का है, एक ये, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 12। तो टोटल हमारे पास 12 एजेस हैं और इन सभी अगर एजेस पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट होंगे तो वो होगा एज सेंटर्ड यूनिट सेल। मीन्स ईच जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो कॉर्नर पे भी प्रेजेंट हो,
कॉर्नर के अलावा ईच एज ऑफ यूनिट सेल, अगर वो यूनिट सेल के ईच एज पे प्रेजेंट है तो वो एज सेंटर्ड यूनिट सेल है। डिफरेंट पैरामीटर्स के बेसिस पर हमारे पास 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम थे। अभी हमने देखा कि पोजीशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के बेसिस पर पोजीशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इन यूनिट सेल, इसके बेसिस पर हमारे पास टोटल 5 टाइप के यूनिट सेल है, जिसमें से पहला है सिंपल यूनिट सेल, नेक्स्ट है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, थर्ड है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, फोर्थ है एंड सेंटर्ड यूनिट सेल, एंड फिफ्थ एज सेंटर्ड यूनिट सेल। तो इन 5 टाइप ऑफ यूनिट सेल एंड इन 7 क्रिस्टल सिस्टम को मिलाकर ब्रेविस नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 14 क्रिस्टल सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया है, जिसे हम ब्रेविस लैटिसेस के नाम से जानते हैं। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट है क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम, जिसके 3 पॉसिबल स्ट्रक्चर हो सकते हैं, सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, फेस सेंटर्ड क्यूबिक। नेक्स्ट है टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम, इसके केवल 2 पॉसिबल स्ट्रक्चर हो सकते हैं, सिंपल टेट्रागोनल एंड बॉडी सेंटर्ड टेट्रागोनल। थर्ड है ऑर्थोरोम्बिक, ऑर्थोरोम्बिक के केस में इसके टोटल 4 क्रिस्टल सिस्टम यहाँ पे पॉसिबल हो सकते हैं, सिंपल ऑर्थोरोम्बिक, बॉडी सेंटर्ड ऑर्थोरोम्बिक, फेस सेंटर्ड ऑर्थोरोम्बिक, बेस और एंड सेंटर्ड ऑर्थोरोम्बिक। मोनोक्लिनिक के केस में 2 पॉसिबल स्ट्रक्चर हो सकती है, सिंपल मोनोक्लिनिक एंड सेंटर्ड मोनोक्लिनिक। ट्राइक्लिनिक के केस में केवल 1 पॉसिबल स्ट्रक्चर है, सिंपल ट्राइक्लिनिक। हेक्सागोनल एंड ट्राइगोनल के केस में भी केवल एक ही यहाँ पे भी पॉसिबल स्ट्रक्चर है, सिंपल हेक्सागोनल एंड ट्राइगोनल के लिए सिंपल ट्राइगोनल। तो 7 क्रिस्टल सिस्टम एंड 5 पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ यूनिट सेल के बेसिस पर हमारे पास टोटल 14 क्रिस्टल सिस्टम है, जिन्हें ब्रेविस लैटिसेस कहा जाता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है कैलकुलेशन ऑफ constituent particle in per unit cell। मीन्स एक यूनिट सेल को बनाने में टोटल कितने इफेक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का यूज हुआ है, या टोटल कितने इफेक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल यहाँ पे यूटिलाइज हुए हैं, प्रेजेंट हैं। इस चैप्टर के अंदर ईच जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है इसको स्फीयर के फॉर्म में कंसीडर किया गया है। किसी भी एक एज को लेकर के देखते हैं तो यहाँ पे ये हमारी एजेस है, तो ये ऐसी नहीं है, यहाँ पे ये एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट है और एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के सेंटर से
दूसरे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के सेंटर को जब हम ज्वाइन करते हैं तो ये हमको एक H लेंथ मिलती है। इसी तरीके से यहाँ पे भी एक क्या प्रेजेंट है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है। सेकेंड जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो यहाँ पे, इनके सेंटर्स को जब हमने ज्वाइंट किया तो इनके सेंटर को ज्वाइंट करने से ही हमको हमारा यूनिट सेल मिलता है। तो ये जो एजेस हमको दिख रही है वो क्या है, ये एक डिस्टेंस है बिटवीन टू सेंटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के दो सेंटर्स के बीच में, यानी दो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस है वही यूनिट सेल की एच लेंथ होती है, एज होती है। अगर यहाँ पे सबसे सिंपल तरीके से देखें तो इसी यूनिट सेल को देखते हैं, ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, क्योंकि ये तो 2D में है, तो यहाँ पे देखें तो एक ये केवल इसी यूनिट सेल में देखो तो क्या ये एक स्फीयर अपना कंप्लीट पार्ट यूटिलाइज कर रही है इस एक स्क्वायर को बनाने के लिए? नहीं, ये अपने 1/4 पार्ट का यूटिलाइजेशन कर रही है। तो अगर हम अपने सिंपल यूनिट सेल में देखें, क्योंकि हमारा जो चैप्टर है वो पूरी तरीके से 3 डायमेंशन में है, हमको जितनी भी चीजें पढ़नी वो 3D में पढ़नी है। तो सिंपल यूनिट सेल ये क्या है, क्यूबिक यूनिट सेल। क्यूबिक यूनिट सेल के केस में यहाँ पे कुछ इस तरीके से ये एक स्ट्रक्चर है जिसे प्रिमिटिव यूनिट सेल हम कंसीडर करते हैं, जिसके ईच कॉर्नर पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट है कुछ इस तरीके से। यहाँ पे इसके ईच कॉर्नर पर एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, ये तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का सेंटर है। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कुछ स्फेरिकल स्ट्रक्चर को होगा इस तरीके से, ये इस एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को कंसीडर करें तो क्या इसका कंप्लीट पार्ट यूटिलाइज हो रहा है इस यूनिट सेल को बनाने में? नहीं हो रहा होगा, क्योंकि यहाँ हमने देखा है कि अगर इसका 1/4 हो रहा है तो 3 डायमेंशन में अगर हम देखें तो कभी भी ये कंप्लीट तो यूटिलाइज होगा नहीं। यहाँ पे क्लियरली एक हाफ स्फीयर स्ट्रक्चर दिख रही है, क्योंकि एक यूनिट सेल ऐसा है तो नेक्स्ट जो यूनिट सेल होगा वो यहाँ पे प्रेजेंट होगा। इसके बाद इस कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से नेक्स्ट जो यूनिट सेल होगा वो कुछ इधर प्रेजेंट होगा। इस एक एक्सिस पर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल केवल हाफ स्फीयर फॉर्म में है। तो इस एक स्फीयर को अगर हम कंसीडर करें तो इस एक स्फीयर में ये अपने एक पार्ट का यूज तो इस यूनिट सेल को बनाने में कर रहा है, दूसरे पार्ट का यूज इस यूनिट सेल को बनाने में कर रहा है। इसी तरीके से इसका हाफ जो पार्ट है वो एक यूनिट सेल इसके पीछे भी होगा, उसको बनाने में यूटिलाइज करेगा, एक इस साइड भी होगा। तो यहाँ पे प्रेजेंट जो यूनिट सेल है वो कुछ इस तरीके से देखते हैं, ये वो केवल स्फीयर केवल अपने हाफ स्फीयर केवल अपने 1/4 पार्ट का यूज कर रहा है। तो अगर हम एक कंप्लीट स्फीयर ले लें तो एक कंप्लीट स्फीयर जो होगा वो अपने 1/8 पार्ट का यूटिलाइजेशन करेगा इस यूनिट सेल को बनाने में। तो सिंपल यूनिट सेल को बनाने के लिए इफेक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के जो नंबर होते हैं, क्योंकि ईच कॉर्नर पर प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल अपना 1/8 पार्ट यूज कर रहा है, हमारे पास टोटल 8 कॉर्नर हैं, तो नंबर ऑफ इफेक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कितने आएंगे? केवल 1 आएंगे, क्योंकि 1/8 पार्ट ये भी यूटिलाइज करेगा, 1/8 पार्ट ये भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल यूटिलाइज करेगा, 1/8 पार्ट ये भी, और इसी तरीके सभी कॉर्नर पे प्रेजेंट जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो अपने केवल 1/8 पार्ट का ही यूज कर रहे हैं इस एक यूनिट सेल को बनाने में।
टोटल 8 कॉर्नर है, टोटल 8 कॉर्नर है, और टोटल 8 कॉर्नर पे प्रेजेंट जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, ईच केवल 1/8 पार्ट यूज कर रहा है कंप्लीटली इस यूनिट सेल को बनाने में। तो टोटल नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल या टोटल नंबर ऑफ इफेक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कितने हैं? केवल एक ही है, जो कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल को बनाने में अपना कंट्रीब्यूशन कर रहा है। नेक्स्ट जो यूनिट सेल है वो है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल के केस में ईच जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो कॉर्नर पे प्रेजेंट होता है। कॉर्नर के अलावा वो ईच फेस ऑफ यूनिट सेल में भी होता है। तो फेसेस क्या है यहाँ पे? एक ये फेस है, सेकंड ये, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स। एक यूनिट सेल कुछ इस तरीके से कंसीडर करते हैं, कुछ ऐसा। यहाँ पे 2 यूनिट सेल दिख रहे हैं और ये क्या हो गई? एक फेस हो गई। फेस पे रखा हुआ जो यूनिट सेल होगा वो पूरी तरीके से क्या यहाँ पे यूटिलाइज होगा? अगर ये एक फेस है, यहाँ पे रखा हुआ जो यूनिट सेल है उसका केवल 1/2 पार्ट ही इस यूनिट सेल में कैलकुलेट होगा और 1/2 पार्ट इस यूनिट सेल में प्रेजेंट है। तो इसी तरीके से ईच फेस के केस में देखें तो क्योंकि एक यूनिट सेल क्या होगी? ऊपर साइड होगी, एक साइड में होगी, इधर भी होगा एक यूनिट सेल और एक यूनिट सेल इधर भी होगा। टोटल नंबर ऑफ इफेक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इन केस ऑफ फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या होगा? क्योंकि कॉर्नर पे प्रेजेंट सभी जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल वो केवल अपने 1/8 पार्ट का यूज करेंगे और हमारे पास टोटल 8 कॉर्नर है। ये किसके लिए हो गया? ये कॉर्नर पे प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के लिए हो गया, प्लस 1/2 पार्ट फेस पे प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कर रहे हैं और फेस कितनी है हमारे पास? 6। तो ये जो है वो किसके लिए हो गया? फेस ऑफ यूनिट सेल के लिए हो गया। तो टोटल इफेक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कितने होंगे यहाँ पे? 4, 1 + 3 = 4। मीन्स फेस सेंटर्ड यूनिट सेल को बनाने में टोटल इफेक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कितने हैं? 4। नेक्स्ट जो हमारा यूनिट सेल है वो है एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। एंड सेंटर्ड यूनिट सेल के केस में ईच जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो कॉर्नर पे प्रेजेंट होते हैं और कॉर्नर के अलावा 2 अपोजिट फेस ऑफ यूनिट सेल पे होता है। मीन्स ये सभी कॉर्नर पे हैं। कॉर्नर के अलावा 2 अपोजिट फेसेस, एक ये फेस ले लेते हैं और दूसरा अपोजिट फेस ये ले लेते हैं। जैसे फेस सेंटर्ड के केस में एक फेस पे रखा हुआ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एक यूनिट सेल के केस में केवल 1/2 पार्ट ही यूटिलाइज कर रहा है। इसी तरीके से एंड सेंटर्ड के केस में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल फेस पे प्रेजेंट है वो भी अपना 1/2 ही करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ से भी तो नेक्स्ट यूनिट सेल स्टार्ट हो जाएगा। तो फेस पे रखा हुआ जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो अपना 1/2 पार्ट यूज कर रहा है। इसके अलावा अब कितने फेसेस पे प्रेजेंट है? 2 फेसेस पे है। तो ये 1/2 × 2 प्लस कॉर्नर के भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है। तो कॉर्नर पे ईच जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो अपना 1/8 पार्ट कंट्रीब्यूट कर रहा है और कॉर्नर हमारे पास 8 है। तो टोटल नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कितने हैं यहाँ पे? ये 2 से 2 कैंसिल, 8 से 8, 1 + 1। तो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल को बनाने के लिए टोटल नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कितने यूटिलाइज होंगे? केवल 2।
नेक्स्ट जो यूनिट सेल है वो है फोर्थ बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल के केस में ईच जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो सभी 8 कॉर्नर पे प्रेजेंट है। कॉर्नर के अलावा वो सेंटर ऑफ द बॉडी में प्रेजेंट है, मींस बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। अगर ये हमारे पास एक यूनिट सेल है तो बॉडी सेंटर्ड के केस में यहाँ पे ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो इस बॉडी के अंदर रखा हुआ होगा। अगर किसी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को या किसी भी मटेरियल को मैं इस बॉडी के अंदर रख दूं तो क्या ये साइड में प्रेजेंट जो यूनिट सेल है क्या उससे ये टच में है, कांटेक्ट में है? किस साइड में रखे हुए यूनिट सेल से कांटेक्ट में नहीं है। मींस बॉडी सेंटर्ड के केस में प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है जो कि इनसाइड द बॉडी है वो किसी भी अदर यूनिट सेल के साथ कांटेक्ट में नहीं है। मींस ये बॉडी सेंटर्ड के केस में कंप्लीटली कंट्रीब्यूट हो रहा है। तो यहाँ पे इफेक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कितने हैं? 1/8 कॉर्नर के कंट्रीब्यूट करेंगे, 8 कॉर्नर है प्लस एक सेंटर ऑफ द बॉडी में है। तो इफेक्टिव जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो केवल 2 है। नेक्स्ट जो हमारा यूनिट सेल है वो है एच सेंटर्ड यूनिट सेल। एच सेंटर्ड यूनिट सेल के केस में ईच जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो सभी 8 कॉर्नर पे प्रेजेंट है। कॉर्नर के अलावा वो सभी 12 एजेस में भी प्रेजेंट है। हर एक एज में भी ये यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट होगा कुछ इस तरीके से। तो टोटल हमारे पास 12 एजेस हैं और ईच एज पे प्रेजेंट जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होगा वो अपने 1/4 पार्ट का ही यूटिलाइजेशन करेगा। कैसे, आइए देखते हैं। ये एक यहाँ पे एक क्रिस्टल लैटिस को देखते हैं जिसके एक एज पे एक कोई कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है। यहाँ से क्या होगा, नेक्स्ट यूनिट सेल स्टार्ट हो जाएगा और केवल यहाँ पे स्टार्ट नहीं होगा, नेक्स्ट जो यूनिट सेल होगा एक इसके ऊपर भी होगा, एक इस कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के अगर हाफ करें तो यहाँ पे क्या है, 2 यूनिट सेल प्रेजेंट है। ठीक 2 यूनिट सेल क्या होंगे, इस कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के अबव साइड होंगे। तो एक एज पे रखा हुआ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कितना यूज करे, केवल 1/4। ऐसे भी इसको देख सकते हैं। यहाँ पे ये यहाँ पे एक क्रिस्टल लैटिस ले लेते हैं। क्रिस्टल लैटिस के केस पे यहाँ पे प्रेजेंट जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है ये क्या है, इसको एज सपोज करते हैं तो ये अपने 1/4 पार्ट का यूज इधर कर रहा है। ठीक, नेक्स्ट जो यूनिट सेल होगा वो इसके अबव साइड होगा और एक यूनिट सेल इधर। तो एज पे रखा हुआ जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो केवल अपने 1/4 पार्ट का यूटिलाइजेशन इस यूनिट सेल को बनाने में करेगा। तो टोटल नंबर ऑफ इफेक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कितने हैं, 1/8 कॉर्नर के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, 8 कॉर्नर है प्लस क्योंकि हमारे पास 12 एजेस हैं और एज पे प्रेजेंट जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो अपना 1/4 पार्ट को कंट्रीब्यूट करें। तो टोटल इफेक्टिव जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो कितना आएगा, 1 + 3 मीन्स 4। एज सेंटर्ड के केस में इफेक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल
4 होंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है नियरेस्ट नेबरिंग डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। मीन्स दो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच की सबसे नियरेस्ट जो डिस्टेंस है। कहने का मतलब ये है कि एक यूनिट सेल है, किसी भी एक यूनिट सेल का जो फॉर्मेशन होता है वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से होता है। यहाँ पे एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट है, सेकेंड ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, नेक्स्ट ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है। इस तरीके से किसी भी क्रिस्टल सिस्टम का जो फॉर्मेशन होता है वो अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से होता है। और यूनिट सेल क्रिस्टल सिस्टम की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, जिसमें जब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के सेंटर्स को आपस में कनेक्ट करते हैं तो यूनिट सेल का फॉर्मेशन होता है। दो नियरेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की जो डिस्टेंस होती है, ये एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, नेक्स्ट ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, यहाँ पे भी बना लेते हैं। तो इन दो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच की जो डिस्टेंस है यही डिस्टेंस है नियरेस्ट नेबरिंग डिस्टेंस। नियरेस्ट नेबरिंग क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अगर इस कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से इस कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल की जो डिस्टेंस हम निकालेंगे ये क्या होगी? मैक्सिमम होगी कंपेयर टू दिस। तो हमें जो डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है वो दो नियरेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच की करनी है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला जो यूनिट सेल है वो है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। एक और बात, इस चैप्टर के अंदर जो नियरेस्ट डिस्टेंस हमको कैलकुलेट करनी है वो केवल सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल यानी क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम की जो 3 हमारे पास टाइप्स प्रेजेंट हैं, सिंपल, बॉडी सेंटर्ड एंड फेस सेंटर्ड, केवल उन्हीं क्रिस्टल सिस्टम की हमें नियरेस्ट नेबरिंग डिस्टेंस को कैलकुलेट करना है, जिसमें से सबसे पहला है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के केस में कुछ इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की अरेंजमेंट होती है यूनिट सेल के अंदर, जहां पे वो सभी ईच कॉर्नर पे प्रेजेंट होते हैं। यूनिट सेल पैरामीटर से ये हम जानते हैं कि ये जो डिस्टेंस होती है बिटवीन टू कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, ये जो डिस्टेंस होती है ये क्या होती है? h लेंथ होती है, जिसे a से डिनोट करते हैं। ये दो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं, ये आपस में ज्वाइंट है कुछ इस तरीके से। मीन्स ये जो डिस्टेंस है एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के सेंटर से दूसरे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल तक के सेंटर तक की जो डिस्टेंस है वो क्या होगी? एज लेंथ ए के इक्वल होगी। मीन्स सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के केस में जो डिस्टेंस है वो क्या होगा? इक्वल टू एज लेंथ ए के इक्वल होगा एच लेंथ। अगर ये यहाँ पे इस तरीके से कनेक्टेड है, अगर इस एज लेंथ को मैं हाफ कर दूं तो मुझे इस कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल की रेडियस मिल जाएगी। तो रेडियस इक्वल टू क्या हो जाएगा? d/2। और डिस्टेंस क्या है यहाँ पे? इक्वल टू एज लेंथ है, मीन्स रेडियस क्या आएगी? a/2। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल के केस में ईच जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो सभी 8 कॉर्नर पे प्रेजेंट है कुछ इस तरीके से। कॉर्नर के अलावा ईच जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो सभी 6
फेसेस पे भी प्रेजेंट है। तो इस एक फेस को कंसीडर करें तो इस एक फेस में अगर इस कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से इस कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को ज्वाइन कर दें, इस कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से इस कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को ज्वाइंट कर दें, तो ये क्या होगा, एक ट्रायंगल जैसा दिखेगा। ये जो अरेंजमेंट है इस फेस की कुछ इस तरीके से, जहाँ पे ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आपस में इस तरीके से अरेंज है। इसे ए पॉइंट दे देते हैं, इसे बी पॉइंट, और ये हो गया सी पॉइंट। तो अगर ए को सी से कनेक्ट करना है तो वो कुछ इस तरीके से कनेक्ट होगा। ये हमारा बी है और ये सी है, ए बी सी, ये कुछ एक ट्रायंगल जैसा दिख रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। क्योंकि ये क्या है, क्यूबिक यूनिट सेल, तो क्यूबिक यूनिट सेल में ईच जो एज होती है वो इक्वल होती है एक दूसरे के। अगर इस एज की एज लेंथ A है तो BC की भी जो एज लेंथ होगी वो A होगी। और ये क्या होगा, और ये क्या हो गया, हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर एंड बेस का स्क्वायर। तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू, AB की वैल्यू क्या है, A स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, A स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 2A स्क्वायर। तो AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट ओवर 2A स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे, A रूट 2। अब नियरेस्ट, ये तो क्या आ गया, A से C तक की डिस्टेंस, पर हमें क्या निकालना, नियरेस्ट नेबरिंग डिस्टेंस। A एटम का जो नियरेस्ट एटम है वो ये एटम है, इसे D पॉइंट कह लेते हैं। तो यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है वो क्या है, A से D की डिस्टेंस को कैलकुलेट करना है हमें। और ये क्या है, A से C तक की डिस्टेंस है, A रूट ओवर 2 क्या है, A से C तक की डिस्टेंस है। तो AD की जो डिस्टेंस होगी, डिस्टेंस इक्वल टू नियरेस्ट नेबरिंग डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ AC हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, A रूट 2 अपॉन 2। इस 2 को हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, A रूट 2 इंटू रूट 2 इंटू रूट 2। क्यों, रूट 2 को रूट 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 मिल जाएगा। इस रूट 2 से इस रूट 2 को कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, A अपॉन में A रूट 2। ये क्या आ गई, ये नियरेस्ट नेबरिंग डिस्टेंस है। तो रेडियस क्या होती है, डिस्टेंस का हाफ होती है। तो फेस सेंटर्ड के केस में जो रेडियस होगी वो क्या होगी, A अपॉन में 2 इंटू रूट 2। तो फेस सेंटर्ड के केस में जो नियरेस्ट नेबरिंग डिस्टेंस है वो है A अपॉन में रूट 2 एंड जो रेडियस है एटम की वो है A अपॉन पे 2 इंटू रूट 2। नेक्स्ट जो यूनिट सेल है वो है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल के केस में ईच जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं वो 8 कॉर्नर पे प्रेजेंट होते हैं इस तरीके से। कॉर्नर के अलावा ये सेंटर ऑफ द बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। इस पॉइंट को हमने अभी ए दिया था, ये सी था, ये बी है,
यहाँ पे एक फेस सेंटर्ड के केस में था, उसे डी दिया था, तो अभी हम डी यहाँ दे देते हैं। अगर ए पॉइंट को डी पॉइंट से कनेक्ट करेंगे तो कुछ इस तरीके से कनेक्ट करेंगे। ये हमारा एसी है, तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, एक राइट एंगल ट्राइंगल का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इन ट्राइंगल ए डी सी, ए डी का जो स्क्वायर है इन ट्राइंगल ए डी सी, ए डी स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। क्यूबिक यूनिट सेल के केस में ईच जो एज लेंथ होती है इक्वल टू होती है, तो डीसी या सी डी इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर। ए सी को हमने फेस सेंटर्ड के केस में कैलकुलेट किया था, ये कितना था 2a स्क्वायर, तो ए डी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया 2a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 3a स्क्वायर। तो ए डी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया 3a स्क्वायर, तो ए डी इक्वल टू कितना आ जाएगा √3a स्क्वायर, मीन्स a इंटू √3। ये क्या आ गया ए डी। इस पॉइंट को ई नाम दे देते हैं। हमको जो डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है वो ए से ई तक की करनी है, तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या आ जाएगा हाफ ऑफ ए डी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा a√3/2। ये क्या आ गया बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल के केस में नियरेस्ट नेबरिंग डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस किसके इक्वल है ए से ई तक की डिस्टेंस है। रेडियस जो होगी वो क्या हो हाफ ऑफ डिस्टेंस है, तो रेडियस इक्वल टू क्या आ जाएगा a√3/2 इंटू 2। तो रेडियस क्या है a√3/4। तो बॉडी सेंटर्ड के केस में जो डिस्टेंस है वो है a√3/2 एंड जो रेडियस है वो है a√3/4। थैंक यू।